हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति सैनी एंड वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर 12th। देखिए, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने ग्लोबली उसको पढ़ लिया था, आज हम उसको नेशनली मतलब इंडिया में उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया था बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं हमारे, जो हर पर्सन को मिलने चाहिए, क्योंकि वो उनको फील कराते हैं कि आप एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये आपकी डिग्निटी, फ्रीडम और आपकी इक्वालिटी को क्या करते हैं, आपको इंश्योर करते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो फाउंडेशन है किसका? एक तो डेमोक्रेसी का और दूसरा जस्ट गवर्नेंस। ठीक है, इन दोनों का क्या है, ये फाउंडेशन भी है। तो अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। वहां के जो राजा थे वो क्या थे, उनको उनको सप्रेस करने के लिए, उनके जो जो उन्होंने लोगों के लिए जो भी उन्होंने टैक्सेस वगैरह थे वो हाई कर रखे थे, उनको सप्रेस करने के लिए 1215 के अंदर उन्होंने क्या लेके आए थे, मैग्ना कार्टा लेके आए थे। देन उसके बाद में इसका डेवलपमेंट हुआ। 1689 में उनके पास इंग्लैंड बिल ऑफ राइट्स आया। उनसे इंस्पायर होके यूएसए ने, उसके बाद में यूएसए के अंदर 1776 में क्या हुआ था, डिक्लेयर हो गया था उनका अपना, उन्होंने किया इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर। वहां पे थॉमस जेफरसन थे, उन्होंने क्या किया, लेके आए वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स 1791 में। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। इस बिल ऑफ राइट्स से ही इंस्पायर होके इंडिया के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स की क्या होगी, पूरा का पूरा बेस रखा जाएगा। ये उनका फाउंडेशन है। ठीक है, अपन मान सकते हैं ऐसा, इन्हीं से अपन ने इंस्पिरेशन ली है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ था फंडामेंटल राइट। देखिए, बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की इतनी नीड फील क्यों हुई। अब हमें पता है कि जो इंडिया था उसके ऊपर हमारा उसके ऊपर उस टाइम पे वो कौन हमें रूल कर रहा था, हमें रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स थे, उनका तो बेसिक फंडा था कि इंडियंस है वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने घरों के बाहर ही लिखवा रखा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब वो हमें कंपेयर कर रहे थे किससे? डॉग से कंपेयर करते थे। ठीक है, हमारी बस उनके लिए इतना ही था कि हम केवल उनके लिए डॉग्स के बराबर, मतलब एनिमल्स के बराबर है। तो उनके लिए फंडामेंटल राइट जैसी बात हमारे लिए सोचना तो बहुत बड़ी चीज है। वो हमें ह्यूमन ही नहीं मान रहे, तो फंडामेंटल राइट्स तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स कॉलोनी रूल क्या हुआ था? नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। ठीक है, स्पीच मतलब बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार तो तब होगा ना जब वो हमें ह्यूमन समझते होंगे। अब वो हमें ह्यूमन ही नहीं समझते, तो बोलने का अधिकार तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, उसके बाद में प्रेस, मतलब हम अपने जो बोल रहे हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उनको हम पब्लिश भी कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। ठीक है, आर्बिट्रेटरी इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल, मतलब क्या हुआ कि अगर उनको लगा हमें जेल में डाल दो तो डाल दिया। ठीक है, कोई ट्रायल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रीजन नहीं बताना है, बस डाल दो जो। ठीक है, इसके बाद में है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होगा, रेशियल इनइक्वालिटी थी। रेशियल इनइक्वालिटी कैसे? कि जैसे जिसके पास में थोड़ा पैसा है ना, ठीक है, मतलब मनी, मनी अगर किसी के पास है तो उसको वो थोड़ा बहुत इंसान मान सकते हैं, पर जिसके पास मनी नहीं है उसके लिए तो वो इंसान है ही नहीं। तो इन सब चीजों से क्या था, इंडिया बेसिकली बहुत ज्यादा क्या था, परेशान था। ह्यूमन बीइंग बहुत परेशान थे यहाँ के। तो यहाँ के जो क्या थे, हमारे लीडर्स थे, कौन कौन? गांधी जी, नेहरू साहब, अंबेडकर साहब। उन्होंने डिमांड किया कि हमें, हमारे जो सिटीजन्स मस्ट बी ग्रांटेड सर्टेन बेसिक राइट्स। मतलब हमारे पास बेसिक राइट्स तो होने चाहिए एटलीस्ट हमारे सिटीजन्स के पास में। जैसे मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, रिलीजन का स्पीच होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, आप जॉब्स का होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए हमारे पास में। तो ये सब चीजें उन्होंने सोची। ठीक है, तो अब इंडिया के अंदर जो पहला फंडामेंटल राइट्स का जो इवेंट हुआ था वो हुआ था 1928 में। ठीक है, क्योंकि हमने बनाई थी नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट तक हम कैसे पहुंचे, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1919 की, जब हुआ था रिवोल्ट एक्ट आया था। ठीक है, तो सबसे पहले, एक सेकेंड, सबसे पहले 1919 में आया था रॉलेट एक्ट।
ओके, उसके बाद में ही 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसाकर। ठीक है, इसके इन दोनों, ये जो दोनों इवेंट्स है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो ये था, इस एक्ट के थ्रू तो ये बोला इन्होंने कि देयर इज नो नीड कि आपको कोई ट्रायल की, आपको कुछ रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किसी भी इंसान को पकड़ के जेल में डाल सकते हो। ठीक है, ट्रायल, नो FIR, नथिंग। ठीक है, इसका ये एक्ट ऐसा था। दूसरा था जलियांवाला बाग। आपको पता है अमृतसर के अंदर खूब सारे लोग इकट्ठे हुए थे, पीसफुली बैठे थे। जनरल डायर आए और उन्होंने उन पे गोलियां चला दी। इसके बाद में काफी लोग यहाँ पे खत्म हो गए। इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्या गया, गुस्सा आ गया कि हम पीसफुली भी क्या कुछ काम नहीं कर सकते क्या? या मेरे लोगों को तुम जानवरों की तरह तुमने मार दिया, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, वुमेन्स भी थी, वो तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे, तो फिर उनको भी आपने क्यों मारा? ऐसे करके ये वाला जो एक्ट था, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इस इवेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली। ठीक है, तो इस वजह से लोगों के अंदर वो फील आया कि यार हमें भी हमारे राइट्स चाहिए, हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि और कोई हमें हमारे राइट्स नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद में हुआ 1920 के अंदर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब देखिए, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या था कि हम आपको कॉरपोरेट नहीं करेंगे। कॉरपोरेट किस चीज में नहीं करेंगे? जो भी ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल बनाए हैं, ठीक है, या जो कॉलेजेस बनाए हैं, और जो भी आपके ऑफिसेज हैं, उन सब में हम जाएंगे ही नहीं। सबको हमने क्या कर दिया है? बॉयकॉट कर दिया है। ओके, तो ये हुआ था बेसिकली नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद में जो इवेंट आया वो आया था 1922 में चोरा चोरी। ओके, और उसके बाद में आया था 1925 में काकोरी। ये जो दो इवेंट्स हुए थे, ये पूरा का पूरा इसमें हमने दिखाया कि हम आपके बहुत ज्यादा क्या है, अगेंस्ट हैं, हमें भी अब हमारे बेसिक राइट्स चाहिए। तो ऐसे करके ये सारे इवेंट्स के बाद में हमारा एक अगला जो इवेंट हुआ था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हुआ था 1927 के अंदर साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए 1927 में हम बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर रहे थे, हर चीज के अगेंस्ट थे। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमारी पूरी पॉलिसी को एक बार रिव्यू करना चाहिए। अब वो पॉलिसी क्या थी? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्होंने बनाया था। ठीक है, अब ये कितना सक्सेसफुल हुआ इंडिया के अंदर, इसके क्या था, इसको रीवैल्यूएट करने के लिए किसे बनाया गया था? साइमन कमीशन को बनाया गया। ठीक है, अब जो साइमन कमीशन इंडिया आया, वो क्या हुआ बेसिकली, उसमें क्या था कि ये टोटल इसके अंदर 7 मेंबर्स थे। ओके, 7 मेंबर्स का ये पूरा था, बट इसके अंदर नो इंडियन वॉज मेंबर ऑफ इट। ठीक है, इसमें एक भी इंडियन क्या नहीं था, इसका मेंबर नहीं था। अब इसका एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि आप एक कंट्री में हो, आपने एक कंट्री के लिए रूल बनाए हैं, अब उन रूल्स को आप क्या कर रहे हो? इवेल्युएट कर रहे हो। ठीक है, और उसके अंदर आप सोच रहे हो कि किसी भी इंडियन को हम पार्टिसिपेट ना करें, कि मतलब तो एक तरीके की इंसल्ट फील होगी ना उनको, कि आप हमारे बारे में ये सोच रहे हो कि हमारे में तो दिमाग ही नहीं है कुछ, हम किसी चीज को समझ ही नहीं सकते हैं, जो हमारे लिए करेंगे वो ब्रिटिशर्स ही करेंगे। इंडियंस में तो बिल्कुल, इंडियंस में ऐसा कोई भी माइंडफुल इंसान नहीं है जो कि आपके साथ में बैठ सके और ये डिस्कशन कर सके। तो ये बहुत एक इंसल्टिंग पॉइंट था उनके लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन को क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया था? बॉयकॉट।
और हमारे पास में उस टाइम पे फेमस हुआ था साइमन गो बैक। वो इसीलिए फेमस हुआ था कि साइमन वापस से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो, तुम हमारा अच्छा नहीं सोच सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में जब साइमन कमीशन आ गया, उसके बाद में हमारी आई थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई, इसको ड्राफ्ट किया था बाय मोतीलाल नेहरू कमेटी। ठीक है, और इनके जो हेड थे वो भी यही थे। ओके, यही क्या थे, हमारे हेड भी थे। अब देखिए, इसके हेड थे मोतीलाल नेहरू और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया था। इसका जो पर्पस था वो था फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ठीक है, उसमें उन्होंने कैसे राइट्स की मांग की, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ से आप क्या समझते हैं? देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है कि लॉ के आगे सब बराबर हैं। ठीक है, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप ब्रिटिशर्स हो, चाहे आप एक औरत हो, चाहे आप एक बच्चा हो, चाहे आप एक इंसान, कोई भी इंसान जो लिविंग इंसान इंडिया में रहता है और हमने कोई लॉ बनाया है तो वो लॉ सबके ऊपर बराबर तरीके से लागू होगा, उसके लिए सब बराबर हैं। तो दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। हमें फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच की, हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल सके पब्लिकली, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें रिलीजन की क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हमें जो रिलीजन फॉलो करना है हम कर सके। हम हिंदू है तो हिंदू है, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन है, हम पे कोई अपना रिलीजन थोपे नहीं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से जो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं हम वो फॉलो करें, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया कास्ट का, ठीक है, रेस का है, रिलीजन का, ऐसे करके जेंडर हो गया। ये जब जो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारे साथ में क्या नहीं होने चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो बेसिक ऑफ कास्ट और रिलीजन, ठीक है, थ्रू दो रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इट लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडियाज फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब देखिए, इसके अंदर जो बेसिक मांगा गया है ना, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इस टाइम पे। ठीक है, तो इसको हम फाउंडेशन बोल सकते हैं, किसकी, हमारे फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इसको बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, आप इतनी सारी चीजें ब्रिटिशर्स हमको थोड़ा ना देंगे, तो रिजेक्ट तो होना ही था ये। ठीक है, तो ये हो गया रिजेक्ट। इसके बाद में हमारा आया 1931 में कराची रिजोल्यूशन। ठीक है, लेकिन कराची रिजोल्यूशन से पहले भी बहुत सारे इवेंट हुए, तब हम जाके कराची रिजोल्यूशन पे पहुंचे हैं। तो वो इवेंट्स भी एक बार थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक फ्रेमवर्क रहे दिमाग के अंदर कि हाँ ये हुआ था। अब देखिए, कराची रिजोल्यूशन मतलब अपना क्या हुआ था, 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आ गई। उसके बाद में हमारा 1930 है। 1930 में हमारा एक और मूवमेंट चालू हुआ था, दैट इज सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चालू हो गया, जिसके अंदर हमने बिल्कुल ही ब्रिटिशर्स का क्या कर दिया, हमने उनको मानना ही बंद कर दिया। ठीक है, और इसी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 1930 के अंदर जो गांधी जी थे ना, उन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च किया था। ठीक है, दांडी मार्च किया था उन्होंने। ठीक है, कहां से किया था उन्होंने, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, पैदल चले थे और उन्होंने नमक बनाया था गुजरात के पोर्ट पे जाके। ठीक है, दैट इज ये उन्होंने क्या था, उन्होंने नमक बनाया वहां जाके और उन्होंने बोला कि हम आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपने फालतू के लगा रखे हम नहीं मानेंगे उनको बिल्कुल भी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा इंपैक्ट ये आया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इनसे क्या हो गए कि इनसे वो आप एक एग्रीमेंट करने के लिए राजी हो गए। इस एग्रीमेंट को 1931 में किया गया, दैट इज इरविन गांधी पैक्ट। ठीक है, इरविन गांधी पैक्ट में बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने अपने दोनों साइड ने अपनी अपनी कंडीशंस रखी। इरविन साहब ने तो बोला
कि पहला तो आप ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है ना आपका, इसको वापस करो, इसको कैंसिल करो। दूसरा इन्होंने बोला कि वहां पे क्या गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जो कि लंदन में जाके उसमें पार्टिसिपेट करना होता था, ठीक है। तो 1931 के अंदर जो गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसमें उन्होंने बोला कि गांधी जी को जाके क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इधर गांधी जी ने बोला ठीक है मैं ये मान लूंगा, लेकिन पहली चीज है कि आपने जो नमक बनाने के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ना, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शंस, उनको हटाओ। इंडिया वाले नमक बनाएंगे अपना और खाएंगे, ठीक है, तो ये हटा दो आप बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जितने भी क्या थे, जितने भी प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, ऐसे नहीं, केवल पॉलिटिकल प्रिजनर जिन्होंने कुछ किया है उनको आप अंदर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने अंदर कर रखा है बिना किसी रीजन के, ठीक है, क्योंकि वो केवल मूवमेंट में पार्ट कर रहे थे, उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बोल के उन्होंने बोला कि आप ये चीजें कंडीशन मेरी मान लो और मैं आपकी कंडीशन मान लूंगा। तो इस तरीके से हुआ था इरविन पैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो हुआ था 1938 में। 1938 में क्या हुआ था, हरिपुरा सेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस के सेशन होते थे ना, उसमें हरिपुरा सेशन हुआ था। इसके जो लीडर थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने एक स्पीच दी थी वहां पे, ठीक है। उस स्पीच का टाइटल था फंडामेंटल्स ऑफ नेशन। अब इस स्पीच में उन्होंने बताया था कि एक कंट्री के लिए कौन से फंडामेंटल्स ज्यादा जरूरी होते हैं, मतलब वो बेसिक होना चाहिए कंट्री के पास में, तब जाके एक कंट्री को आप कंट्री बोल सकते हो, उसके सिटीजन्स को आप हैप्पी सिटीजन्स और एक सिटीजन ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे, वो सब चीजें इसमें बताई गई थी। इसमें उन्होंने बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, कि क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए सिटीजन्स के पास में, ठीक है। उसके बाद में 1938 के बाद में 1939 आया, और 1939 का आते ही आपको पता है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू हो गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। इंग्लैंड ने जब पार्टिसिपेट किया तो अब उनको क्या चाहिए था, लड़ने के लिए चाहिए थी आर्मी, ठीक है, और ऐसी आर्मी जिसको अगर वो खत्म भी हो जाए तो उनको कोई दुख ना हो, अब उनके लोग नहीं हो, तो वो इंडियन से बेटर कौन था उनके पास में। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बात करी लीडर से, उन्होंने बोला कि अगर आप हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारी तरफ से लड़ते हो तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दे देंगे, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने इंडियंस को राजी कर लिया, किसके लिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडियंस राजी हो गए, उन्होंने सोचा क्या पता है इसके बाद में हम क्या होंगे, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, और ऐसे करके वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद में भी उन्होंने बोला कि जो हो गया सो हो गया, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, और वो अपनी बात से ही क्या हो गए, मुकर गए। ओके, तो 1939 में वर्ल्ड वॉर हुई। इसके बाद में इसके इम्पैक्ट से 1941 के अंदर, ठीक है, 1941 में हमने बोला कि हमें अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या बननी चाहिए, फ्रेम करनी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम करनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हमारे आर्टिकल्स होंगे, जो हमारे पार्ट्स होंगे इसके अंदर, वो सब भी इंडियंस ही बनाएंगे, ठीक है। इंडियंस को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो 1941 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम करने का सोचा। उसके बाद में आया 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट आने का मतलब ये था कि अब बस आपका एंड चल रहा है ब्रिटिशर्स का, कि अब आप भारत छोड़ के चले जाओ यहां से, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे,
ठीक है, कि अब हमें ये भी नहीं चाहिए कि आप हमें डोमिनियन स्टेट बना के रखो अपना, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हमने क्या कर दी, डिमांड कर दी। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ये मूवमेंट इतना ज्यादा क्या था कि इतना ज्यादा एग्रेसिव था कि इसके बाद में उनको समझ में आ गया कि अब इंडियंस को नहीं अपन अपने अंडर रख सकते, अब इनको इंडिपेंडेंस आपको देनी ही पड़ेगी, अब अपने पास कोई चारा नहीं है इंडियंस को दबा के रखने का। ठीक है, तो इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में उन्होंने सोचा ब्रिटिशर्स ने कि 1942 में उन्होंने एक मिशन भेजा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। ठीक है, उन्होंने क्या भेजा, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। ठीक है, कैबिनेट मिशन इंडिया आया, उन्होंने बोला ठीक है इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक, और हम उसको ड्राफ्ट करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए, लोगों को इलेक्ट कीजिए, अपने सीट्स को डिसाइड कीजिए कितनी सीट्स पे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितनी सीट की रखना चाहते हैं। जैसे अभी राजस्थान है उसके अंदर 200 सीट्स है, वैसे ही उस टाइम पे भी सीट्स थी, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंडियंस को परमिट कर दिया कि ठीक है अब तुम्हारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन तुम बना लो। ठीक है, तो ऐसे हुआ था 1946 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके अंदर कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए। जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो 9 दिसंबर 1946 तो उसके अंदर हमारे पास इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था, इसलिए जो सबसे ज्यादा जो उम्र दराज इंसान थे हमारे पास में, सचिवानंद सिन्हा साहब, उनको हमने क्या बना दिया, एक नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट। उसके बाद में जो हमारी सेकेंड मीटिंग हुई वो हुई थी 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस मीटिंग के अंदर हमने इलेक्ट किया किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज आर प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी कमेटीज बनाई, जिसमें एडवाइजरी कमेटी थी उस जो कि फंडामेंटल राइट्स चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब एक उसमें एडवाइजरी कमेटी थी, एक उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है पूरा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं ने बनाया है, जिसको हेडेड करा था किसने, बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर साहब ने इनको हेड किया था, इन्होंने ड्राफ्ट किया था किसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद में हमारे जो इसके बाद में हमारी जो थर्ड मीटिंग हुई थी, एक बार उसको भी बता देती हूँ मैं। थर्ड जो मीटिंग हुई थी वो हमारी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को हमारी थर्ड मीटिंग हुई, और इस थर्ड मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थी, वो थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसको जो प्रेजेंट किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मेन पर्पस क्या थे, देखिए। इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले था, जो इसमें कुछ वर्ड्स थे उनको डिफाइन किया था, जैसे कि इंटीग्रिटी हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, जस्टिस हो गया, फ्रीडम हो गया, इसके अलावा जैसे लिबरल हो गया, लिबर्टी हो गया, और फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड इसके अंदर हमारा हो गया सॉवरेन स्टेट हो गया, सॉवरेन हो गया हम। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, हम इंडिया को इन सब चीजों के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। और ये आप देखिए, इसमें जो वर्ड्स है ना वो आपके प्रियम्बल के अंदर मिलेंगे। अभी आपको अगर आपने कभी प्रियम्बल पढ़ा होगा और उसको पढ़ के देखेगा, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ेंगे और प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही थोड़ा और मॉडिफाई करके
उसको प्रियम्बल बना दिया गया। तो ये फाउंडेशन है हमारे प्रियम्बल, ठीक है, जो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक जहां से चालू होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा प्रियम्बल है, जहां से आइडिया लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो हमें प्रियम्बल से पता चल जाता है, ठीक है। तो उसका जो बेसिक था वो किसने रखा था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद में उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितना टाइम लगा। दैट इज 2 ईयर, 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज। इतने दिनों के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ था। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, इसमें खूब सारे पार्ट हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमने 6 की फंडामेंटल राइट्स को बताया है, ठीक है, जो कि इंश्योर करते हैं क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, जस्टिस, ये सब चीजों को क्या करते हैं? हमारे इंश्योर करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 26 ऑफ जनवरी 1950 को क्या होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था। अब हमारा जो इंडिया था वो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट में कब आया? इसी दिन इफेक्ट में आया है वो। और उसके बाद में हमारे पास में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, वो हमें मिल गए, ठीक है। अब इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल से अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इन आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा डिटेल से समझने की जरूरत है। आपके कोर्स में यही है, इनका ही बेस पूछा जाता है कि इन आर्टिकल्स में क्या है। तो राइट टू इक्वलिटी है 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है 19 to 22, एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट राइट है हमारे पास 23 से 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारे पास 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है 29 and 30, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है आर्टिकल 32 के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अब हम जो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को 1 by 1 डिटेल से एकदम। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए हमारे साथ में एंड सब्सक्राइब कीजिए आफ्टर 12th के चैनल को। थैंक यू सो मच।